व्रजरानी की विदाई के पश्चात सुमामा का घर ऐसा सूना हो गया मानो पिंजरे से सुआ उड़ गया। वह इस घर का दीपक और शरीर की प्राण थी। घर वही है पर चारों ओर उदासी छाई हुई है। रहने वाले वे ही हैं पर सबके मुख मलिन और नेत्र ज्योतिहीन हो रहे हैं। वाटिका वही है पर ऋतु पतझड़ की है। विदाई के एक मास पश्चात मुंशी संजीवन लाल भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धन संपत्ति सब प्रताप को समर्पित कर दी। अपने संग मृक्षाल, भगवत गीता और कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ न ले गए। प्रताप चंद की प्रेम आकांक्षा बड़ी प्रबल थी पर उसके साथ ही उसे दमन की असीम शक्ति भी प्राप्त थी। घर की एक एक वस्तु उसे विरजन का स्मरण कराती रहती थी। यह विचार एक क्षण के लिए भी दूर न होता था। यदि विरजन मेरी होती तो ऐसे सुख से जीवन व्यतीत होता, परंतु विचार को वह हटाता रहता था। पढ़ने बैठता तो पुस्तक खुली रहती और ध्यान अन्यत्र जा पहुंचता। भोजन करने बैठता तो विरजन का चित्र नेत्रों में फिरने लगता। प्रेम अग्नि को दमन की शक्ति से दबाते दबाते उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो वर्षों का रोगी है। प्रेमियों को अपनी अभिलाषा पूरी होने की आशा हो या ना हो, परंतु वे मन ही मन अपनी प्रेमिकाओं से मिलने का आनंद उठाते रहते हैं। वे भाव संसार में अपने प्रेम मात्र में वार्तालाप करते हैं, उसे छेड़ते हैं, उससे रूठते हैं, उसे मनाते हैं और इन थाहों में उन्हें तृप्ति होती है और मन को एक सुखद और रसमय कार्य मिल जाता है। परंतु यदि कोई शक्ति उन्हें यह भावोद्यान की सैर करने से रोके, यदि कोई शक्ति ध्यान में भी उस प्रियतम का चित्र न देखने दे, तो उन अभागे प्रेमियों की क्या दशा होगी। प्रताप इन्हीं अभागों में था। इसमें संदेह नहीं कि यदि वह चाहता तो सुखद भावों का आनंद भोग सकता था। भाव संसार का भ्रमण अतीव सुखमय होता है, पर कठिनता तो यह थी कि वह विरजन का ध्यान भी कुत्सित वासनाओं से पवित्र रखना चाहता था। उसकी शिक्षा ऐसी पवित्र नियमों से हुई थी और उसे ऐसे पवित्रताओं और नीति परायण मनुष्यों की संगति से लाभ उठाने के अवसर मिले थे कि उसकी दृष्टि में विचार की पवित्रता की भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी आचार की पवित्रता थी। यह कब संभव था कि वह विरजन को, जिसे कई बार बहन कह चुका और जिसे अब भी बहन समझने का प्रयत्न करता रहता था, ध्यान अवस्था में भी ऐसे भावों का केंद्र बना था जो कुवासनाओं से भले ही शुद्ध हों पर मन की दूषित आवेगों से मुक्ति नहीं हो सकते। और जब तक मुंशी जी संजीवन लाल विद्यमान थे, उनका कुछ ना कुछ समय उनके संग ज्ञान और धर्म चर्चाओं में कट जाता था, जिससे आत्मा को संतोष होता था। परंतु उनके चले जाने के पश्चात आत्म सुधार का यह अवसर भी जाता रहा। स्वामा उसे यूं मलिन मन पाती तो उसे बहुत दुख होता। एक दिन उसने कहा, यदि तुम्हारा चित्त न लगता हो, प्रयाग चले जाओ, वहाँ शायद तुम्हारा जी लग जाए। यह विचार प्रताप के मन में भी कई बार उत्पन्न हुआ था, परंतु इस भाव से कि माता को यहाँ अकेले रहने में कष्ट होगा, उसने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माता का आदेश पाकर इरादा पक्का हो गया। यात्रा की तैयारियां करने लगा। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। अब स्वामा की यह दशा है कि जब देखो प्रताप को परदेश में रहने की शिक्षाएं दे रही है। बेटा देखो, किसी से झगड़ा मत मोल लेना। झगड़ने की तुम्हारी वैसे तो आदत नहीं है, परंतु समझा देती हूँ। परदेश की बात है, फूंक फूंक कर पग धरना, खाने पीने में असंयम ना बरतना। तुम्हारी यह बुरी आदत है कि जाड़ों में सायंकाल से ही सो जाते हो, फिर कोई कितना ही बुलाए पर जागते नहीं। यह स्वभाव परदेश में भी बना रहे तो तुम सांझ का भोजन काहे को मिलेगा। दिन को थोड़ी देर के लिए सो जाया करो। तुम्हारी आंखों में तो दिन को जैसे नींद नहीं आती। उसे जब अवकाश मिला बेटे को ऐसे समायोचित शिक्षाएं दिया करती। प्रस्थान का दिन आ ही गया। गाड़ी 10 बजे दिन को छूटती थी। प्रताप ने सोचा विरजन से भेंट कर लूं।
परदेश जा रहा हूँ, फिर न जाने कब भेंट हो। चित्र को उत्सुक किया, माता से कह बैठा। स्वामा बहुत प्रसन्न हुई। एक थाल में मोदक, समोसे और 2-3 प्रकार के मुरब्बे रखकर राधिका को दिए कि लल्लू के संग जा। प्रताप ने बाल बनवाए, कपड़े पहले, चलने को तो चला, पर ज्यों-ज्यों पग आगे उठाता है दिल बैठा जाता है। भांति भांति के विचार आ रहे हैं और विरजन न जाने क्या मन में समझे, क्या सन समझे। 4 महीने बीत गए, उसने एक चिट्ठी भी तो मुझे अलग से नहीं लिखी। फिर क्यों कर कहूँ कि मेरे मिलने से उसे प्रसन्नता होगी। अजय, अब उसे तुम्हारी चिंता ही क्या है, तुम मर भी जाओ तो आंसू न बहाए। यहाँ की बात और थी, वह अवश्य उसकी आंखों में खटकेगा। कहीं यह न समझे कि लाला जी बन ठन कर मुझे रिझाने आए हैं। इसी सोच विचार से गढ़ता चला जाता था, जहाँ तक कि श्यामाचरण का मकान दिखाई देने लगा। कमला मैदान में टहल रहा था। उसे देखते ही प्रताप की वह दशा हो गई कि जो किसी चोर की दशा सिपाही को देखकर होती है। झट एक घर की आड़ में छिप गया और राधिका से बोला, तू जा, ये वस्तुएं दिया, मैं कुछ काम से बाजार जा रहा हूँ, लौटता हुआ जाऊँगा। यह कहकर बाजार की ओर चला, परंतु केवल 10 ही डग चला होगा कि फिर मेहरी को बुलाकर बोला, मुझे शायद देर हो जाए इसलिए न आ सकूँगा। कुछ पूछे तो यह चिट्ठी दे देना, कहकर जेब से पेंसिल निकाली और कुछ पंक्तियाँ लिखकर दे दीं, जिसमें उसके हृदय की दशा का भली भांति परिचय मिलता है। मैं आज प्रयाग जा रहा हूँ, अब वहीं पढ़ूँगा। जल्दी के कारण तुमसे नहीं मिल सका। जीवित रहूँगा तो फिर आऊँगा। कभी कभी अपने कुशल क्षेम की सूचना देती रहना। तुम्हारा प्रताप। प्रताप तो यह पत्र देकर चलता हुआ। और राधिका धीरे धीरे बिरजन के घर पहुंची। वह उसे देखती ही दौड़ी और कुशल क्षेम पूछने लगी। लाला की कोई चिट्ठी आई थी? राधिका बोली, जब से गए चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं आई। विरजन ने कहा, चाची तो सुख में हैं। और राधिका बोली, लल्लू बाबू प्रयागराज जात हैं, 3 तनिक उदास रहत है। विरजन ने चौंक कर कहा, लल्लू प्रयाग जा रहा है? राधिका ने कहा, हाँ, हम सब बहुत समझाया कि परदेश माँ कहाँ जाए हो, मुआ कोनो सुनत है। विरजन ने कहा, कब जाएंगे? राधिका बोली, आज 10 बजे की ट्रेन से जावत हैं, तुमसे भेंट करन आवत रहेन, तबन द्वारिन पर आई के लबट गए। विरजन ने कहा, यहाँ तक आकर लौट गए, द्वार पर कोई था कि नहीं? राधिका बोली, द्वार पर कहाँ आए, सड़क पर से चले गए। विरजन ने कहा, कुछ कहा नहीं, क्यों लौट जाते हैं? राधिका ने कुछ कहा नहीं, इतना बोले कि हमार टेम चाहिए जाई है, तौन हम जाइत हैं। और विरजन ने घड़ी पर दृष्टि डाली, 8 बजने वाले थे। प्रेमवती के पास जाकर बोली, माता, लल्लू आज प्रयाग जा रहे हैं, यदि आप कहें तो उनसे मिलती आऊँ, फिर न जाने कब मिलना हो कब ना हो। महरी कहती है कि बस मुझसे मिलने आए थे, पर सड़क के उसी पार से लौट गए। प्रेमवती ने कहा, अभी ना बाल गुथवाए, ना मांग भरवाए, न कपड़े बदले, बस जाने की तैयारी हो गई। विरजन ने कहा, मेरी अम्मा, आज जाने दीजिए, बाल गुथवाने बैठूंगी तो 10 यहीं बज जाएंगे। प्रेमवती ने कहा, ठीक है तो जाओ, पर संध्या तक लौट आना, गाड़ी तैयार करवा लो, मेरी ओर से स्वामा को पालागन कह देना। विरजन ने कपड़े बदले, माधवी को बाहर दौड़ाया कि गाड़ी तैयार करने के लिए कहो, और तब तक कुछ ध्यान न आया। और राधिका से पूछा, कुछ चिट्ठी पत्र नहीं दी? राधिका ने पत्र निकाल कर दे दिया। विरजन ने उसे हर्ष से लिया, परंतु उसे पढ़ते ही उसका मुख कुम्हला गया। सोचने लगी कि वह द्वार तक आकर क्यों लौट गए, और पत्र भी लिखा तो ऐसा उखड़ा और अस्पष्ट। ऐसी कौन चलती थी? क्या गाड़ी के नौकर थे? दिन भर में अधिक नहीं तो 5-6 गाड़ियां जाती होंगी। क्या मुझसे मिलने के लिए उन्हें 2 घंटे का विलंब भी असहनीय था? अवश्य इसमें कुछ न कुछ भेद है। मुझसे क्या अपराध हुआ?
अचानक उसे उस समय का ध्यान आया जब वह अति व्याकुल हो प्रताप के पास गई थी और उसके मुख से निकला था, लल्लू मुझसे कैसे सहा जाएगा। विरजन को अब से पहले कई बार ध्यान आ चुका कि मेरा उस समय उस दशा में जाना बहुत अनुचित था, परंतु विश्वास हो गया कि मैं अवश्य लल्लू की दृष्टि से गिर गई। मेरा प्रेम और मन अब उनके चित्त से नहीं है। एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई और माधवी से बोली, कुछवान से कह दो अब गाड़ी न तैयार करें, मैं न जाऊंगी।